Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyed Osama. This is lecture number 3 of CSS essay series. लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिटेल से बात की थी कि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। मैं ये बात पोस्ट कर लेता हूँ कि आपको बिल्कुल भी कुछ लिखना नहीं आता, तो हम CSS के ऐसे की तैयारी करेंगे। अभी हम CSS लेवल के ऐसे नहीं लिख रहे, अभी हम एक बेसिक ऐसे लिख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आप CSS लेवल के भी ऐसे तक आते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन ऐसे, कि आपने अपना पहला पैराग्राफ कैसे लिखना है, एग्जामिनर की मैक्सिमम जो अटेंशन है आपने कैसे गेन करनी है। देखें, ये बिगिनर लेवल के हैं जो लेक्चर्स हैं। अभी आप जो अगर किसी ने पहले से CSS की तैयारी कर रहा है, जिसको साल 2 साल हो गए, तो उनको ये थोड़े से अजीब से लगेंगे। अलबत्ता मेरा फोकस उन स्टूडेंट्स पे है जिनकी पहली अटैम्प्ट है और वो अभी आर्ट से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा एजेंडा है हाउ टू राइट फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन ऐसे। पहली बात तो ये कि बिगिनर लेवल लेक्चर्स हैं, अभी हम सिंपल बात करेंगे। मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज आती जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है हिट द बुल्सआई। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जामिनर ने आपके पहला पैराग्राफ देखकर और आउटलाइन देखकर डिसाइड करना होता है कि उसने आपका जो पेपर है वो पढ़ना है कि फेंकना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अभी हम क्योंकि एडवांस लेवल पे नहीं है, आज आपने जो ऐसे की प्रैक्टिस करनी है 7 डायमेंशंस में, वो आपने 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है। वो यकीनन आपका फर्स्ट पैराग्राफ ही होगा आगे आने वाले ऐसेज में, लेकिन आपने याद रखना है कि आज आपका टारगेट 500 वर्ड्स है और कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। जो टॉपिक मैं अभी आपको बताता हूँ एंड पे, ये कीवर्ड्स हाईलाइट क्या होता है। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपने पास पेपर में क्वेश्चन ढूंढने हैं कि वो किस सन में कौन कौन सा टॉपिक आया हुआ है, और उससे रिलेटेड आपने देखना है कि इस टॉपिक में कीवर्ड क्या है। तो जो टॉपिक सेंटेंस होता है, इट लाइक आइस ब्रेकर, मतलब जमूद को तोड़ने वाला होना चाहिए। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करे, हिस्ट्री ना बताए। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपने पहले पैराग्राफ में पहले लाइन में जब टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऐसे का जो टॉपिक सेंटेंस होता है उसमें आपने हिस्ट्री को नहीं बताना, आपने उसमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है कि असल में टॉपिक क्या है, बात पूछना क्या चाह रहा है और आप उसको बताने क्या चाह रहे हैं। इसलिए जो कीवर्ड होता है, पहले आपने कीवर्ड ढूंढना है कि वो क्या है, फिर आपने ढूंढना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि आप इसको किस किस तरह से बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जो कीवर्ड है वो आपके पहले टॉपिक सेंटेंस में ज़रूर आना चाहिए। एग्जामिनर कीवर्ड को ढूंढ रहा होता है कि इस बच्चे ने ये टॉपिक के अंदर इस्तेमाल किया कि नहीं। ले जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास टॉपिक है फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मेरा ख्याल है 2009 का ऐसे है। तो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, अब इसमें अगर आप बात करें कि कीवर्ड क्या है, ऑब्वियसली कीवर्ड इज डेमोक्रेसी और उसका फ्यूचर। तो सबसे पहली बात यह कि जब हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने पहले पैराग्राफ में, तो आपको पता है कि मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ अंदाज होता है, और ये अब्राहम लिंकन की जो फेमस कोट है वो तो आपको याद ही होगी, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लिख तो दी है, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर 30,000 कैंडिडेट्स हैं तो उनमें से 20,000 कैंडिडेट्स ने ये कोड पढ़ी होगी, और यकीनन अगर ये ऐसे आता है कोई भी और डेमोक्रेसी से रिलेटेड ऐसे आता है तो वो इसको लिखना भी पसंद करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर CSS में मुनफरिद होना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट लिखें। मैंने तो यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, ये बिगिनिंग है, लेकिन आपने थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है बाकी कैंडिडेट से। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप कमेंट्स में बताएंगे कि आप अपने डेमोक्रेसी वाले टॉपिक को किस तरह से शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है टॉपिक सेंटेंस के बाद सपोर्टिंग सेंटेंस। ये भी एग्जैक्टली टॉपिक सेंटेंस के बाद ही आता है। सपोर्टिंग सेंटेंस का मकसद ये होता है कि जो आपका कॉज है जिसको आप ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि जो कीवर्ड जिसको आपने ऊपर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, आप उसको मज़ीद सपोर्ट करेंगे, कोई ऐसा आर्गूमेंट देंगे जिससे आपका जो आइडिया ऊपर दिया है वो स्ट्रेंथफाई हो जाएगा। तो हमारे पास अभी हमने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की हुकूमत है, लोगों पर है और लोगों से ही है। तो आगे वो इसी आइडिया को स्ट्रेंथफाई कर रहा है। कैसे कर रहा है
कि डेफिनेशन में डेमोक्रेसी की उसने बताया, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि इन द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल in which supreme power is vested in the people and exercised directly by them or by their elected agents। ये थोड़ा सा उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि जो पावर का मरकज़ है, ताकत का मरकज़ है, वो अवाम होते हैं और अवामी नुमाइंदे इसको यूज़ करते हैं, जिनको अवाम ही सिलेक्ट करती है एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए, जिसको इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है। आई होप आपको इस पैसेज से समझ आया होगा कि ये बताना क्या चाह रहा है। बेसिकली हमने सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया और फिर हम अब थोड़ा सा उसको असिस्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे पास होती है सपोर्टिंग सेंटेंस के बारे में। सपोर्टिंग सेंटेंस को हमने देख लिया कि सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। मज़ीद सपोर्ट कर रहा है वो कि दुनिया भर में और इसको माना जाता है, ये फॉलो किया जाता है और ये बेनिफिशियल है। जो सिविलाइज स्टेट्स हैं इसको फॉलो कर रही हैं, एक ख़ास पॉलिटिकल प्रोसीजर के तहत ये चल रहा है इस दुनिया में। अब डिक्टेटरशिप ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, तो अब दो चीज़ें हो गई, एक हो गया टॉपिक सेंटेंस और दूसरा हो गया सपोर्टिंग सेंटेंस। याद रखिएगा ये हमारे ऐसे का फर्स्ट पैराग्राफ है और याद रखिएगा ये उन लोगों के लिए हैं लेक्चर्स जो अभी नया नया पढ़ना शुरू कर रहे हैं। फिर चीज़ आती है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर थीसिस स्टेटमेंट। Thesis statement, in thesis statement we have to build and supportive argument related to the title of essay। अब supportive statement में और thesis statement में क्या फ़र्क है? देखें, आप एग्जामिनर को आप बताने लगे हो कि अब आपका जो पूरा ऐसे या तो वो यस में होगा या तो वो नो में होगा। ये राइटिंग इसलिए बुरी है कि मैं पेन से नहीं लिख रहा, इट इज़ माउस, तो इससे गुजारा कर लें। तो बात मैं कह रहा था व्हाट इज़ थीसिस स्टेटमेंट। देखें, थीसिस स्टेटमेंट एंड से पहले लिखी जाती है या मिडल में लिखी जाती है फर्स्ट पैराग्राफ के। एग्जामिनर थीसिस स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ता है। अब यहाँ पे आपने एक स्टांस लेना है कि या तो आप टॉपिक के हक में बात कर रहे हैं या आप टॉपिक के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। मतलब आपने बताना है कि आपका आइडिया क्या है, आपकी सेंस क्या है। और याद रखिए, जो स्टांस आपने थीसिस स्टेटमेंट में ले लिया है उससे आपने कदरे भी पीछे नहीं हटना। आपने अगर कहा कि डेमोक्रेसी बेस्ट है तो फिर डेमोक्रेसी बेस्ट ही चलेगी और कंक्लूजन में भी आप उसको कहेंगे कि हाँ जी, मैंने अपने आर्गूमेंट से प्रूव कर दिया कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट फॉर द नेशन स्टेट सिस्टम। तो यहाँ पे आपने ज़रा सोच लेना है थोड़ा सा कि आप आया के जो ऐसे अटैम्प्ट करने लगे हो, जिसके थीसिस स्टेटमेंट आप बनाने लगे हो, कि आप उसके अगेंस्ट हो या आप उसके टॉपिक के फेवर में हो। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपसे राय पूछ रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो आप यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट में बताएंगे कि ये अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन अच्छा ज़्यादा है, या अच्छा भी है बुरा भी है, या बुरा ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपने थीसिस स्टेटमेंट में बयान करनी है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि आपका आज का जो तीसरा लेक्चर है, अगेन बिगिनर लेवल पे हैं हम, तो अब आपने क्या करना है, आपने कोई सा टॉपिक सिलेक्ट करना है। 10 ऐसे होते हैं, आपने उसको अटेम्प्ट करना है आज। और बातें जो आपने पहले पैराग्राफ में नहीं करनी, डू नॉट यूज शुड इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। मैं बताता हूँ क्यों। शुड होता है कि जैसे आप डिसीजन ले रहे होते हो, आप बड़ा जोर दे कह रहे हो। ये जो शुड का वर्ड है ना, ये जो इस तरह की लैंग्वेज होती है, ये कंक्लूजन में आती है कि हाँ जी, अब हम साबित कर चुके हैं कि ऐसा हो चुका है, या वो चीज़ ख़राब हो चुकी है, या उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा अब। तो आपने जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, उसमें कभी भी डिसीजन नहीं लेना। हाँ जी, अगर ऐसे में भी उसने पूछा हुआ है कि क्या यूनाइटेड नेशन फेल हो गई है, क्या डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है, आपने तब भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में डिसीजन नहीं लेना। आपने जिस तरह से ऊपर बताया गया उस तरह अटैम्प्ट करना। ये डिसीजन वाली बात कि हाँ फेल हो गई है, पास हो गई है, ये लॉजिक्स के बेस पे हम एंड पे करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको ऊपर टॉपिक पढ़ाया था डेमोक्रेसी का, तो आपने इसको कम से कम 7 डायमेंशंस में आज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। देखें, सीएसएस में आपको जो आप याद करके जाओगे वो ऐसे नहीं आएगा, वो आप किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। आप रिसाइकलिंग करने में अच्छे होने चाहिए,
मटेरियल वही होगा जो आपने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, बट आपने उसको रिसाइकल करके टॉपिक के मुताबिक ढालना होगा। अब आपको ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। तो मैं आपको 7 डायमेंशंस कुछ बता रहा हूँ। जैसे अब ज़रूरत नहीं है सिर्फ डेमोक्रेसी पे उससे रिलेटेड आए, अब मीडिया एंड डेमोक्रेसी अगर आप इसकी बात करें तो ये भी 7 डायमेंशन से आ सकता है कि डेमोक्रेसी को गिराने में मीडिया का क्या किरदार है, सपोर्ट करने में क्या किरदार है, डेमोक्रेसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप को मीडिया कैसे प्रमोट कर रहा है या डिस्कार्ड कर रहा है। फिर नई डायमेंशन है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी। अब आपने डेमोक्रेसी का मिलिट्री के साथ ताल्लुक देखना है, पाकिस्तान अफेयर का भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, किसी भी डायमेंशन में आ सकता है कि पाकिस्तान में कितने साल डिक्टेटरशिप रही, उसने डेमोक्रेसी को किस तरह से ख़राब किया, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए डेमोक्रेसी सही है या डिक्टेटरशिप सही है। अब आपको आई होप थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ रहा होगा कि आपने सोचना किस तरह से है। एजुकेटेड नेशंस का डेमोक्रेसी में क्या किरदार है, पब्लिक अवेयरनेस और डेमोक्रेसी कैसे साथ साथ चल सकती हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी भी होगी, क्या डिक्टेटरशिप अकाउंटेबल होती है लोगों को। तो आपने मतलब देखें, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपने अपने माइंड को घुमाना फिराना है। फिर बात करती है पास पेपर्स की। आप एक वक्त में जो टॉपिक कर रहे हो उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस को पहले आप टॉपिक लिख लिया करें और फिर उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस को लिख लिया करें, साथ में ईयर मेंशन कर दिया करें कि ये तब उस सन में आया है, और फिर आपने उस तरह से रिलेटेड ऐसे बनाना है। एग्जामिनर रिपोर्ट देखें जी, एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं या गूगल पे लिखें CSS एसए एग्जामिनर रिपोर्ट PDF। तो एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड करें, ये आपने आज लाजमी करना है ये काम। आपने देखना है कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जिस बंदे ने आपका पेपर चेक करना है, अगर आपको पता ही ना हो कि वो क्या मांग रहा है तो आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। वो फिर आपको बताएगा बच्चों में ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, टेंस सही नहीं लिखते, और कोशिश करना है कि उन पे आज से वर्क शुरू कर दें। ये जो 2 काम हैं ये आज आपने लाजमी करने हैं। पास पेपर मुख्तलिफ वेबसाइट से मिल जाते हैं, मैं नीचे कोई लिंक नहीं डालूंगा पास पेपर्स का। अब आप खुद से डाउनलोड करें, एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड करें, और आज आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करके डेमोक्रेसी या किसी और चीज़ पे, पॉवर्टी के ऊपर आपने ज़रूर लिखना है। So dear students, thank you very much for watching this lecture. Please, thank you very much.